रूसी सेनाएं सुमी में पूरी तरह से खत्म हो रही हैं। रूसी हमला रुक गया है और अब यूक्रेनी जवाबी हमला पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। रूस के लिए इस क्षेत्र में स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि अब रूसी मीडिया भी कुछ छिपा नहीं रहा है। रूसी ज़ेड चैनल केंद्रीवका सुमी क्षेत्र के पास बड़ी असफलताओं को लेकर खतरे की घंटी बजा रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक रूसी सेना को काफ़ी नुकसान झेलने के बाद पीछे हटना पड़ा है। बेलारूसी सिल्वुक का दावा है कि 30वीं मोटराइज्ड राइफल रेजिमेंट को लगभग पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और उसमें शायद ही कोई सैनिक जीवित बचा हो। इस बीच रूसी युद्ध संवाददाता भी इसे हल्का नहीं बता रहे हैं। उनका कहना है कि ओल्लेविस्का में उनकी तरफ हालात बुरे से और भी बदतर होते जा रहे हैं। चलिए देखते हैं यह सब कैसे प्रारंभ हुआ। जैसा कि डीप स्टेट मैप से दिख रहा है, यूक्रेनी सेना का जवाबी हमला कुछ दिन पहले शुरू हुआ और तेजी से आगे बढ़ रहा है। उससे पहले रूसी सेना वास्तव में बढ़त बना रही थी, लेकिन इस जवाबी हमले की वजह से ऐसा लग रहा है कि रूसी सेना पीछे हट रही है और भाग रही है। यह सब 24 जुलाई को शुरू हुआ जब रूसी कमांडरों ने अत्यधिक बल प्रयोग कर अपने सैनिकों को खेतों में एक रक्त रंजित युद्ध में धकेल दिया। यह रूस की सामान्य रणनीति है। यूक्रेनियों ने एक शानदार पिंसर चाल चली जिससे उन्होंने रूसी सेना को सुमी ओब्लास्ट की एक और बस्ती से पीछे धकेल दिया, क्योंकि ताजा रूसी रिजर्व फ्रंट लाइन से बहुत दूर तैनात थे और उन्हें मदद नहीं मिल पाई। इसी दौरान यूक्रेनी वायुसेना रूसी ठिकानों पर सटीक हमले कर रही थी ताकि वहां अफरा तफरी मच जाए और कमजोरी आ जाए, जिसका फायदा जमीन पर मौजूद यूक्रेनी सैनिक उठा सके। अपनी तेज और निर्णायक कार्रवाई की वजह से यूक्रेन की 225वीं ब्रिगेड 25 जुलाई को सुमी फ्रंट पर केंद्रीवका बस्ती को आजाद कराने में सफल रही। तो जवाबी कार्रवाई के लिए रूसियों ने वही किया जो वे हमेशा करते हैं। उन्होंने प्रतिशोध के लिए सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना शुरू किया। शनिवार देर रात यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सुमी क्षेत्र में नागरिक बुनियादी ढांचे पर कई हमले हुए। यह दिन में पहले हुए ऐसे ही हमलों के बाद हुआ। एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक रूसी ड्रोन सैन्य प्रशासन कार्यालय भवन से टकराकर आग के गोले में फट गया। कीव इंडिपेंडेंट समाचार एजेंसी ने बताया कि रात भर हुए हमलों में 3 लोग घायल हुए। मुझे हमेशा इन नागरिक हमलों से परेशानी होती थी, क्योंकि मैं सोचता था कि रूस को नागरिक इमारतों पर हमला करने और यूक्रेनी नागरिकों को मारने से क्या सैन्य लाभ मिलता है। अंततः मोर्चे पर ज्यादा अंतर नहीं पड़ता जहां रूसी सैनिकों को पीछे ढकेला जा रहा है। यहां जनरल जैकिन का एक क्लिप है जो इसे पूरी तरह से समझाते हैं। आगे बढ़ने से पहले कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। युद्ध को कवर करते समय हमारे वीडियो यूट्यूब द्वारा प्रायः प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं, क्योंकि युद्ध का कवरेज विज्ञापनदाताओं के अनुकूल नहीं होता। आपके लाइक और सब्सक्राइब वास्तव में एल्गोरिदम को प्रभावित करते हैं। अब इस क्लिप में आगे बढ़ते हैं। वास्तव में वे इस धारणा पर अड़े हैं कि वे यूक्रेनियों को थका सकते हैं और उनकी इच्छा शक्ति को तोड़ सकते हैं। इसी वजह से वे इन हवाई हमलों का इतना ज्यादा ध्यान यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि आम नागरिकों पर केंद्रित कर रहे हैं। और वे ओडेसा पर हमला कर रहे हैं क्योंकि ओडेसा एक ऐतिहासिक शहर है। आप जानते हैं यह एक खूबसूरत जगह है। युद्ध से पहले कई रूसी वहां छुट्टियां मनाने जाया करते थे। ओडेसा को फिर से रूस के नियंत्रण में लाना पुतिन का व्यक्तिगत सपना है। उन्होंने वहां के बाजार को निशाना बनाया, जो बहुत ऐतिहासिक है और वहां की ऐतिहासिक इमारतों में से एक भी है। यह यूक्रेनियों की इच्छा शक्ति और सरकार के समर्थन को तोड़ने के लिए है, ताकि उन्हें रूस के सामने बड़े समझौते करने के लिए मजबूर किया जा सके। असल में क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये हमले यूक्रेनी लोगों पर बढ़े हैं, ये हैरान करने वाली बात नहीं है। इससे उनकी दृढ़ता बढ़ी है और वे सरकार का समर्थन करने लगे हैं। लेकिन पुतिन के लिए दुर्भाग्यवश नागरिकों पर हमले असल में मोर्चे पर कोई फर्क नहीं डालते, क्योंकि सुमी ओब्लास्ट में यूक्रेनी जवाबी हमला अब भी आगे बढ़ रहा है और रूसी घबराए हुए हैं। रूसी सैन्य संवाददाता सुमी क्षेत्र के कोंद्रीवका गांव की मुक्ति के बाद की स्थिति से घबराए हुए हैं। यूक्रेनी बलों ने ओलेक्सका गांव पर हमला शुरू कर दिया है। इस समय भारी लड़ाई चल रही है। यूक्रेनी सैनिक गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसी समय
यूक्रेनी वायुसेना और तोपखाना इलाके में जमे रूसी बलों पर लगातार हमला कर रहे हैं। यह कल दोपहर की बात है, 26 जुलाई। यूक्रेन ने सिर्फ एक दिन में इस गांव में महत्वपूर्ण प्रगति की है। ये रिपोर्ट्स रूसी मिल ब्लॉगर्स और युद्ध संवाददाताओं से आ रही हैं जो रूस के लिए इस युद्ध को कवर कर रहे हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यूक्रेनियन और रूसी दोनों पक्ष अपनी अपनी ओर से बातों को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। जब रूसी खुद कह रहे हैं कि जमीन पर उनकी सेनाओं के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी इसे मानने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि रूसियों के पास सच न बताने का कारण होता है। तो जब वे सच बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि हालात हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा खराब हैं। यही उन्होंने आज सुबह 27 जुलाई को कहा था। अलिस्का के पास स्थिति और खराब हो रही है। सुमी फ्रंट पर भी हालात बिगड़ रहे हैं। यूक्रेनी बलों द्वारा शहर पर कब्जा करने के बाद दुश्मन की टुकड़ी ने अगले गांव पर हमला किया। विशेष ऑपरेशन यूनिट्स गांव में तैनात हो चुके हैं, जिससे इलाके में अभियान और जटिल बन गया है। दुश्मन की विशेष बलों के बारे में चाहे कोई कुछ भी सोचे, ये सर्वोत्तम प्रशिक्षित यूनिट हैं। इस सेक्टर में विभिन्न असॉल्ट रेजिमेंट्स की एक बड़ी संख्या में असॉल्ट सैनिक भी कार्यरत हैं। 425वीं असॉल्ट ब्रिगेड की कुछ कंपनियों को खार्किव क्षेत्र में फिर से तैनात किया जा रहा है, ताकि उस दिशा में स्थिरता लाई जा सके। इसलिए फिलहाल स्थिति बेहद कठिन है। लड़ाई जारी है और दुश्मन संख्या और गुणवत्ता दोनों के साथ दबाव बना रहा है। हमारे जवानों पर हमला करने के लिए अनेक यूएवीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। युद्ध के दौरान एक रूसी टेलीग्राम समूह ने उस गांव में एक रूसी रेजिमेंट की ब्रिगेड के सफाई की पुष्टि की, जिसे हमने वीडियो में दिखाया था। यह आश्चर्यजनक है, क्योंकि रूसी आमतौर पर ऐसी बातें नहीं मानते। मेरे दोस्तों ने पुष्टि की कि 30वीं मोटराइज्ड रेजिमेंट के लड़ाके, जिन्होंने अंत तक अपनी स्थिति बनाए रखी, वे हमेशा के लिए सुमी दिशा में रह गए हैं। दुर्भाग्य से उनसे संपर्क संभव नहीं हो पाया। दुश्मन हाई मार्च से निरंतर हमारे तोपखाने पर गोलाबारी कर रहा था। इन सबके साथ लगातार एफपीवी कैरोसेल हमले भी हो रहे हैं। उन लड़कों को शाश्वत श्रद्धांजलि। योद्धा अमर होते हैं। अलिस्का से लड़ाइयाँ जारी हैं। मैं पहले भी लिख चुका हूं कि यूक्रेन की सशस्त्र सेनाओं ने वहां अन्य दिशाओं से भारी संख्या में रिजर्व भेजे हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हम नजर रखेंगे, और यदि इस मोर्चे पर कोई हलचल होती है तो हम आपको भविष्य की वीडियो में अपडेट करेंगे। यूक्रेनियन सिर्फ यहां पर ही ध्यान नहीं दे रहे। यूक्रेन ने रूस के भीतर ड्रोन हमले जारी रखे हैं, जो रूस की सप्लाई लाइन को निशाना बना रहे हैं और युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। कल ही रूसी टेलीग्राम चैनलों ने रूस के सरवास्तिवोल में एक सिग्नल प्लांट पर ड्रोन हमले की रिपोर्ट दी। सिग्नल प्लांट रूस के रक्षा ढांचे का हिस्सा है, जो रेडियो नेविगेशन उपकरण और अन्य घटक रूसी सेना के लिए बनाता है। यहां हमले की एक छोटी क्लिप है। यही रूसियों और यूक्रेनियों के बीच अंतर है। यूक्रेन सैन्य ढांचे को लक्षित कर रहा है। यूक्रेन रूस के अंदर लॉजिस्टिक्स सेंटर्स को निशाना बना रहा है। यूक्रेन आम नागरिकों को निशाना नहीं बना रहा है, लेकिन नागरिक देख सकते हैं कि ये हमले रूस के अंदर हो रहे हैं। असल में कई रूसी हैरान हैं कि यूक्रेनी ड्रोन रूस के अंदर इतनी गहराई तक कैसे पहुंच रहे हैं। रूस विशेष रूप से यूक्रेन के नागरिक, बुनियादी ढांचे और निर्दोष नागरिकों को निशाना बना रहा है, भले ही उनका युद्ध से कोई संबंध न हो। वे बस अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे हैं। वे बस अपनी जिंदगी सामान्य तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, और रूस उनके पीछे एफपीवी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। आप लोग याद रखें, एफपीवी ड्रोन का मतलब है कि दूसरी तरफ कोई इसे नियंत्रित कर रहा है, और कोई खास तौर पर उस व्यक्ति को निशाना बना रहा है जो कार चला रहा है, या कोई खास तौर पर उस व्यक्ति को निशाना बना रहा है जो किराने की दुकान जा रहा है। इसका मतलब है कि यह यूक्रेनी नागरिकों को निशाना बनाने की रूसी रणनीति है, और यही बात मैंने जनरल बेनहोजेस से की थी। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? उन्हें इससे क्या फायदा मिलता है? उन्होंने यही कहा, जैसे हम ये रूसी हमले देख रहे हैं, ये बड़े हमले अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को निशाना बना रहे हैं। उनका ड्रोन सीधा अपार्टमेंट बिल्डिंग में जा रहा है। तो वे क्या हासिल करना चाहते हैं? क्योंकि जैसा आपने कहा, ये निर्णायक नहीं है और इससे युद्ध में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। ये केवल आर्थिक और आम लोगों का दर्द है।
मेरा मानना है कि इसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला, रूसी वही करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम मित्र देशों और जर्मनों ने द्वितीय विश्व युद्ध वियतनाम और कोरिया में करने का प्रयास किया, जहां आप दुश्मन के क्षेत्र पर जबरदस्त बमबारी करते हैं, लेकिन रणनीतिक बमबारी कभी निर्णायक नहीं रही है। हमने कभी जर्मनों को आखिरकार आत्मसमर्पण करने के लिए बमबारी ने मजबूर नहीं किया था। ब्रिटिश लोगों ने भी जर्मन बमबारी के आगे कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उत्तर वियतनाम ने आत्मसमर्पण नहीं किया क्योंकि भले ही हम हैफोंग हार्बर और अन्य स्थानों पर भारी बमबारी कर रहे थे, लेकिन यह मनोवैज्ञानिक रूप से कभी प्रभावी नहीं हुआ। और ऐसा लगता है कि रूसी भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इसका एक हिस्सा यह भी है, वे वास्तव में अपनी यूक्रेनी जनता को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा मानना है कि यह नरसंहार का एक हिस्सा है ताकि यूक्रेन को जितना संभव हो नष्ट किया जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि यूक्रेन कभी एक उदार, स्वतंत्र, समृद्ध लोकतांत्रिक देश न बन पाए। सौभाग्य से अमेरिकी प्रशासन, खास तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप, यह समझ रहे हैं कि पुतिन का मकसद यही है। वह शांति नहीं चाहते। वे यूक्रेन में और कुछ नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि यूक्रेनी लोग अस्तित्व में रहें। अमेरिकी प्रशासन रूस पर दबाव बढ़ा रहा है, जिससे शांति और स्थायी शांति स्थापित होने की उम्मीद है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज यही कहा। सभी को खुश होना चाहिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप शांति पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। युद्धों को रोकने और समाप्त करने के लिए शांति समझौतों में शामिल होने की उनकी इच्छा सबसे अधिक है। यह उनका युद्ध नहीं है। युद्ध उन्होंने शुरू नहीं किया। यदि वे राष्ट्रपति होते तो ऐसा कभी नहीं होता, परंतु यह हुआ। ये उन्हें विरासत में मिला है और उन्होंने इसे खत्म करने का पूरा प्रयास किया है। वे इस बात से लगातार निराश हो रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन के साथ अच्छे संवाद और फ़ोन कॉल्स के बावजूद इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। तो अब यहाँ कुछ कार्रवाई करने का समय आ गया है और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ने यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी है। उनका धैर्य जवाब दे रहा है। वे रूसी पक्ष द्वारा युद्ध समाप्त करने के लिए कदम उठाने का इंतजार करने की इच्छा खो रहे हैं। ये उनका युद्ध नहीं था, लेकिन वे चाहते हैं कि यह जनवरी से ही खत्म हो जाए। अब ऐसा लगता है, कम से कम सभी प्रमुख खिलाड़ियों के बयानों से, कि यह दबाव काम कर रहा है, क्योंकि हमें रूसी नेता पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच आखिरकार एक बैठक की पुष्टि मिली है। राष्ट्रपति जेलेंस्की पुतिन से मिलने को तैयार रहे हैं, लेकिन पुतिन ने हमेशा बहुत ज्यादा मांगे रखी। राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए वो यूक्रेनी बच्चों और नागरिकों को मार रहा है, पर उनसे आंख मिलाने से डरता है। लेकिन लगता है कि आखिरकार वे मिल सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बयान दिया था। आइए सुनते हैं। तुर्की के विदेश मंत्री ने आज पुष्टि की कि यूक्रेन और रूस तुर्की में नेताओं के शिखर सम्मेलन पर सहमत हुए हैं। हमें सटीक तारीख नहीं पता, पर कुछ विवरण ज्ञात हैं। संभावना है कि वहां एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल मौजूद रहेगा और निश्चित रूप से तुर्की का प्रतिनिधिमंडल भी वहां रहेगा, क्योंकि यह सम्मेलन उसी देश में हो रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद जेलेंस्की और पुतिन पहली बार मिल सकते हैं। आइए इस बयान को सुनें। इस बात पर चर्चा हुई कि किन परिस्थितियों में और किस तरीके से नेताओं को खुद एक साथ आना चाहिए। अच्छी बात यह है कि दोनों पक्षों ने सिद्धांत रूप से तुर्की में हमारे राष्ट्रपति की मेजबानी में एक नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई है, जिसमें मिस्टर पुतिन, मिस्टर जेलेंस्की और मिस्टर ट्रंप शामिल होंगे। मिस्टर जेलेंस्की और मिस्टर पुतिन के पास शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए युद्ध विराम को लेकर अलग अलग पूर्व शर्तें हैं, जो उन्हें विशेष रूप से अलग बनाती हैं। वार्ता टीमों की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्योंकि टीमों के भीतर भी मतभेद विद्यमान हैं। लेकिन सबसे पहले उन्हें ठीक ठीक पता होना चाहिए कि वे किस बात के लिए हाँ कह रहे हैं और किस बात के लिए ना कह रहे हैं। रूसी पक्ष भी ऐसी ही बातें कह रहा है। जैसा मैंने पहले कहा, ये स्थितियां पहले एक दूसरे से काफी दूर थीं, जैसा अन्य क्षेत्रों में भी था। बातचीत में दोनों पक्ष बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे इसमें एक इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने शुरू से कहा है, अगर ये वार्ताएं व्यवस्थित तरीके से इसी इरादे के साथ जारी रहती हैं, तो मुझे विश्वास है कि कुछ दौर के बाद एक अंतरिम समाधान निकलेगा।